राघव युवराज को मना करते हुए कहता है, मैं उस मनहूस घर में ये सारी बातें नहीं करना चाहता। जहाँ वो साया कभी भी आ सकता है, वो साया इस घर में नहीं आ सकता। तुम्हें उन तीनों को यहाँ लेकर आना होगा। युवराज अब उसके घर से जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन कुछ ही कदम चलकर वो रुक जाता है। युवराज बिना पीछे मुड़े राघव से कहता है, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना हाँ मुझे पता है तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ट्रेंड हैं और मुझ पर ही नजर रखे हुए हैं, मैं नहीं भाग पाऊंगा। राघव युवराज की बात को पूरा करता है। युवराज आगे बढ़ने ही वाला था, तभी राघव कहता है, समायरा इसी शहर में है। युवराज कहता है, मैं जानता हूँ। युवराज का न्यूट्रल रिस्पॉन्स देखकर राघव आगे करता है, इसका मतलब रक्षा भी यहाँ आएगी। युवराज उसी अंदाज में कहता है, मैं ये भी जानता हूँ। युवराज को ऐसे बेफिक्र होकर राघव हैरान हो जाता है और कहता है, हो सकता है तुम्हारे लिए और भी लोग यहाँ आएंगे, तुम अकेले उन सब का सामना नहीं कर पाओगे। युवराज राघव की ओर देखता है और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ये कहकर युवराज राघव के घर से बाहर चला जाता है। राघव युवराज के इस एटीट्यूड को देखकर हैरान रह जाता है। राघव के घर से निकलकर युवराज अपने घर आ जाता है। लिविंग एरिया में पहुंचते ही उसकी नजर सुहानी को ढूंढने लगती है। ये देखकर शुभ्रा उसके पास आकर कहती, युवराज तुम कुछ ढूंढ रहे हो? युवराज शुभ्रा से कहता, मासी वो लोग कहाँ हैं? शुभ्रा समझ जाती कि युवराज किनके बारे में पूछ रहा है। वो युवराज से कहती है, वो लोग अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं। युवराज तुरंत कहता, और अक्षय कहाँ है? शुभ्रा कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहती है, पता नहीं, शायद वो भी अपने कमरे में ही होगा। शुभ्रा का जवाब सुनकर युवराज अपने रूम की तरफ जाने लगता है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त युवराज के दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। वो मन ही मन कहता है, सुहानी को राघव से मिलाने से पहले मुझे उस आलोक शर्मा की सच्चाई उसे बतानी होगी। युवराज को सुहानी के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। उसे पता था कि सुहानी अपनी फैमिली से कितना प्यार करती है। जब उसे उनकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो उसे बहुत ही ज्यादा हर्ट होगा। युवराज समझ नहीं पा रहा था कि सुहानी को ये सब वो कैसे बताए। युवराज ये सब सोचते हुए अपने रूम के पास पहुंच जाता है। रूम में एंटर करते उसका मोबाइल बजने लगता है। युवराज अपना मोबाइल देखता है। ये उसी आदमी का कॉल था जिसने युवराज को राघव की इंफॉर्मेशन दी थी। युवराज कॉल पिक करके कहता, हेलो। मोबाइल से उस आदमी की आवाज आती, मिस्टर दीवान, आपने मुझे मिस्टर महेश सक्सेना के बैंक डिटेल्स पता करने के लिए कहा था, वो मैंने पता कर लिया है। युवराज सीरियस टोन में कहता, वो आदमी आगे कहता, मिस्टर सक्सेना का कोई भी बैंक अकाउंट एक्टिव नहीं है। पिछले 11 साल से उससे कोई भी ट्रांजैक्शन या कैश विड्रॉल नहीं हुआ है। उस आदमी की बात सुनकर युवराज चौंक जाता और सोचता है, अगर मिस्टर सक्सेना का कोई बैंक अकाउंट एक्टिव ही नहीं है तो आलोक शर्मा को हर महीने 3 लाख कैसे मिल जाते हैं? युवराज थोड़ा सोचकर कहता, और राघव के बैंक अकाउंट? ये सुनकर वो आदमी कहता, यस मिस्टर दीवान, राघव का अकाउंट एक्टिव है, उसमें से बीच बीच में कुछ पैसे विड्रॉल होते हैं। युवराज कहता है, क्या उसके अकाउंट से हर महीने 3 लाख रुपए निकाले जाते हैं? वो आदमी कहता, नहीं मिस्टर दीवान, उस अकाउंट से बस 20 से 25 हजार ही निकलते हैं। उस आदमी की बात सुनकर युवराज कॉल कट कर देता है और सोचने लगता है, ये 3 लाख की क्या स्टोरी है? अब ये तो कल राघव से ही पता चलेगा। ये सोचते हुए युवराज शावर लेने चला जाता है। युवराज फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर आता है और सुहानी और निशा के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। वो सोचता है कि आज सुहानी को आलोक शर्मा की सच्चाई बता देगा। युवराज रूम से बाहर पहुंचकर डोर नॉक करता है। अंदर से निशा की आवाज आती है, प्लीज कम इन। निशा की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी बिजी हो। युवराज दरवाजा खोलकर रूम के अंदर आ जाता है। वो देखता है कि निशा, सुहानी और विवेक बेड पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और बीच बीच में कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे। तभी युवराज की नजर अक्षय पर पड़ती है। अक्षय भी उनके साथ बैठा था और बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहा था, मानो वो भी हिस्ट्री का स्टूडेंट हो। युवराज ये देखकर थोड़ा चौंक जाता क्योंकि अक्षय एक इंजीनियर था और उसे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पसंद नहीं थी। अक्षय को वहां देखते युवराज डिसाइड करता है कि वो अक्षय के सामने सुहानी से इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। रूम के अंदर वो सभी अपने डिस्कशन में इतने बिजी थे कि उनकी नजर युवराज पर नहीं जाती। अक्षय के बाद युवराज की नजर सुहानी पर जाती है। सुहानी किसी टीचर की तरह उन तीनों को हिस्ट्री के टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रही थी। एक्सप्लेन करते हुए वो वही लाइंस रिपीट कर रही थी जो युवराज ने उसे कल कॉलेज में पढ़ाया था। ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी को युवराज की कही एक एक लाइन याद हो और हर लाइन से पहले वो कहती है, युवराज सर ने क्लास में बताया था कि। युवराज सुहानी को इस तरह से पढ़ाते देखता रह जाता और उसे देखते हुए उसके चेहरे पर प्यारी स्माइल आ जाती है। युवराज की स्माइल सुहानी से मिलने से पहले कभी उसके चेहरे पर नहीं आती थी। युवराज को इस तरह सुहानी को देखने से बड़ा ही सुकून मिल रहा था। वो ऐसे ही खड़े होकर सुहानी को देख ही रहा था, तभी विवेक की नजर उस पर पड़ जाती है। विवेक फौरन बोल पड़ता, युवराज सर।
विवेक के ऐसा कहते ही सभी युवराज की तरफ देखते हैं और उसे देखकर बेड से उठने लगते हैं। युवराज उन्हें ऐसा करते देखकर कहता, इट्स ओके, तुम लोग बैठे रहो। ये कहकर युवराज उनके पास जाता है। युवराज उनके पास पहुंच के सीरियस टोन में कहता है, तो कौन सी टॉपिक चल रही है? युवराज के सवाल पर सुहानी कुछ कहने ही वाली थी, तभी अक्षय एक्साइटेड होकर कहता है, 1857 रिवोल्ट, हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ रहे हैं। युवराज अक्षय की तरफ देखकर कहता है, और तू कब से हिस्ट्री का स्टूडेंट बन गया? अक्षय कहता, बस आज से ही। मुझे नहीं पता था कि हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी पढ़ाई करके हिस्ट्री का प्रोफेसर बन जाऊँ। युवराज उससे कहता, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अक्षय युवराज की खिंचाई करते हुए कहता, क्यों, तुझे डर लग रहा है क्या कि कहीं मैं प्रोफेसर बन गया तो तुझे कोई पूछेगा भी नहीं? अक्षय की इस बात को सुनकर सुहानी बिना कुछ सोचे हुए कहती, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप युवराज सर से बेहतर नहीं हो सकते। ही इज द बेस्ट। सुहानी के ऐसा कहते ही एक पल के लिए वहां खामोशी छा जाती है। सभी सुहानी को देखने लगते हैं। युवराज उसे देखते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहा था और कमरे के बाकी लोग उसे घूर रहे थे। सुहानी इससे नर्वस हो जाती है और अपनी नजरें झुकाकर कहती, मेरा मतलब युवराज सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। सुहानी की बात सुनकर निशा और विवेक मुस्कुराने लगते हैं। विवेक सुहानी की साइड लेते हुए कहता, ये बात तो सही है, युवराज सर इज द बेस्ट। युवराज विवेक की बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। युवराज सबसे कहता, डिनर का टाइम हो गया है, मासी बुला रही है। यह कहकर युवराज रूम से बाहर चला जाता है। अगले दिन युवराज कॉलेज में अपने ऑफिस के बैठे हुए अपना कुछ काम कर रहा था, तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। आवाज सुनकर युवराज सीरियस हो जाता है। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि दरवाजे पर कौन है। युवराज कहता, कम इन। दरवाजे से सुहानी, निशा और विवेक अंदर आते हैं। वो अंदर आकर युवराज के सामने खड़े हो जाते हैं। विवेक कुछ नर्वसनेस के साथ कहता, युवराज सर आपने हमें बुलाया? युवराज सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता, बैठो। युवराज की बात सुनकर वो तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और बिना देरी किए सामने रखी चेयर्स पर बैठ जाते हैं। युवराज सुहानी की तरफ देखते हुए कहता है, वो भी नर्वस और क्यूरियस से युवराज को ही देख रही थी। युवराज एक गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सुहानी क्यूरियस होकर कहती, कहिए। निशा और विवेक भी उसी नजर से युवराज को देखने लगते हैं। सुहानी के कहने पर युवराज अपने डेस्क का मॉनिटर उन तीनों की तरफ घुमा देता है। युवराज सुहानी से कहता, सुहानी मैं चाहता हूँ कि तुम ये वीडियो पूरा देखो। सुहानी कंफ्यूजन के साथ अपना सर हाँ में हिला देती है। सुहानी के हाँ कहने पर युवराज कीबोर्ड से एक बटन प्रेस कर देता है और वो वीडियो स्टार्ट हो जाता है। ये वीडियो उसी रात का था जिस रात युवराज ने आलोक शर्मा से पूछताछ की थी। जैसे ही वो वीडियो स्टार्ट होता है, उसे देखकर सुहानी को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो देखती है कि वीडियो में युवराज उसके पापा को टॉर्चर कर रहा है। सुहानी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसका चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था। वीडियो में जब युवराज आलोक शर्मा की आंखों के सामने चाकू की नोक रखता है, ये देखकर सुहानी गुस्से में अपने चेयर से उठ जाती है। वो युवराज पर बरसते हुए कहती, युवराज सर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के साथ ऐसे बात करने की? आप उन्हें इतनी बुरी तरह से टॉर्चर कैसे कर सकते हैं? देखिए वो कितना डर गए हैं। निशा और विवेक भी युवराज को ऐसा करते देखकर दंग रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। सुहानी यही शांत नहीं होती, वो लगातार युवराज को भला बुरा कहना शुरू कर देती। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के वहाँ शांत बैठा था। तभी सुहानी को एक लाइन सुना देती है जिसमें आलोक कहता है कि एक आदमी ने मुझे सुहानी को पालने के लिए कहा था और उसके बदले उसने मुझे हर महीने 3 लाख रुपया देने का वादा भी किया था। ये सुनते ही सुहानी खामोश हो जाती है और उसकी नजर युवराज से हटकर मॉनिटर पर आ जाती है। अब वो तीनों वहीं बैठकर उस मॉनिटर को देखने लगते हैं। जैसे जैसे वो वीडियो आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे सुहानी की आंखों से आंसू भी बहते जा रहे थे। वीडियो खत्म होने के बाद सुहानी अपनी नजरें झुकाए हुए वहीं बैठी रहती। सुहानी दुखी थी, लेकिन निशा और विवेक शॉक्ड थे। उन्हें सुहानी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो जानते थे कि सुहानी अपनी फैमिली से कितना प्यार करती है और आज उसे पता चला था कि उसकी फैमिली ने सिर्फ पैसों के लिए उसे अपने पास रखा था। और इतना ही नहीं, पैसों के लिए ही उसके पापा ने उसकी मेंटल कंडीशन बिगाड़ने की भी कोशिश की थी। निशा सुहानी के कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देने लगती है। कुछ देर के बाद सुहानी खुद को संभालती है और युवराज से कहती, आई एम सॉरी सर, मैंने आपको गलत समझा और क्या क्या कह दिया। सुहानी अब अपनी हरकत पर शर्मिंदा थी। युवराज कहता है, मैंने तुम्हें ये वीडियो इसलिए दिखाया क्योंकि मुझे तुम्हें किसी से ही मिलवाना है। सुहानी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, किससे? युवराज कहता है, वही आदमी जिसने उस रात तुम्हारी जान बचाई थी। इसके बाद युवराज सुहानी को राघव के बारे में वो सब कुछ बता देता है जो वो जानता था। वो तीनों ये सब सुनकर काफी हैरान थे। युवराज आगे कहता है, हम अभी राघव से मिलने जा रहे हैं, चलो मेरे साथ। ये कहकर युवराज सुहानी और उसके दोस्तों को लेकर राघव के घर के लिए निकल जाता है।
कुछ देर के बाद युवराज उन सभी के साथ राघव के घर पहुंच जाता है। युवराज राघव के घर के दरवाजे पर नॉक करता है, तभी अंदर से आवाज आती है, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। युवराज बेझिझक घर के अंदर चला जाता है, लेकिन सुहानी और उसके दोस्त थोड़ा संकोच के साथ अंदर जाते हैं। अब वो घर के लिविंग एरिया में पहुंचते हैं तो वहां कोई भी नहीं था। अगले ही पल राघव किचन से बाहर निकलते हुए लिविंग एरिया में आता है। उसकी नजर युवराज, सुहानी, निशा और विवेक पर पड़ती है। राघव को देखकर विवेक और सुहानी हैरानी से एक साथ बोल पड़ते हैं, रघु अंकल आप? ये कहते ही विवेक और सुहानी एक दूसरे को देखने लगते हैं। सुहानी इस वक्त कंफ्यूज लग रही थी, जबकि बाकी लोग सुहानी को हैरानी से देख रहे थे। राघव सुहानी के पास आता है और मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। सुहानी राघव को पहचान नहीं पा रही थी, इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। निशा सुहानी से कहती, सुहानी क्या तू इन्हें जानती है? सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, नहीं। ये सुनकर विवेक कहता है, तो तुमने इन्हें रघु अंकल क्यों कहा? बचपन में मैं और सीबी, मेरा मतलब तुम, इन्हें रघु अंकल कहकर पुकारते थे। सुहानी कहती है, पता नहीं यार, मैंने इन्हें देखा और मुंह से निकल गया। राघव मुस्कुराते हुए सुहानी से कहता है, कितनी बड़ी हो गई हो तुम? जब आखिरी बार देखा था तब 7 साल की थी। जब राघव सुहानी और विवेक से अच्छे से मिल लेता है तब युवराज उससे कहता है, अब हमें वो बताओ जो बताने के लिए तुमने हमें यहाँ बुलाया है। सुहानी हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, हाँ अंकल, मुझे भी जानना है कि उस वक्त ऐसा क्या हुआ था। सुहानी की बात सुनकर राघव उस वक्त की बात को याद करते हुए अपनी बात शुरू करता है। 11 साल पहले जब वो साया आजाद हो गया था तब उसने अवंतिका भाभी का इस्तेमाल करके लोगों को मारना शुरू कर दिया था। आखिर में उसने अवंतिका भाभी को ही मार दिया। अवंतिका भाभी की मौत के बाद उसने सीबी को अपने वश में करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे जब इस बात का हमें एहसास हुआ कि सीबी के साथ भी वही सब हो रहा है जो अवंतिका भाभी के साथ हुआ था, तो महेश भाई साहब ने कई पंडित और तांत्रिकों की मदद ली, लेकिन सीबी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। मैंने भी कई तांत्रिकों से भी मिलने की कोशिश की। उनमें से एक तांत्रिक से मुझे पता चला कि कैलाश पर्वत में कई सारे सिद्ध अघोरी अपनी साधना करते हैं। मुझे लगा शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं और मैं उनकी तलाश में कैलाश पर्वत के लिए निकल गया। वहां पहुंचने के बाद मुझे एक अघोरी के बारे में पता चला जो हमें उस साये से बचा सकते थे। ये सुनकर सुहानी राघव से कहती है, कौन थे वो अघोरी? राघव कहता, ये वही अघोरी थे जिन्होंने 200 साल पहले उस साये को कैद किया था। राघव ने जब ये बात बताया कि ये वही अघोरी थे जिन्होंने 200 साल पहले उस साये को कैद किया था, ये सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती। आज पहली बार युवराज के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। राघव ने अभी ऐसा कुछ कहा था जो उसने कभी सोचा ही नहीं था। युवराज अपनी हैरानी को छिपाते हुए कहता, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? विवेक भी हैरानी से राघव को देखते हुए कहता, हाँ अंकल, ऐसा कैसे हो सकता? जिस अघोरी ने 200 साल पहले उस साये को कैद किया था, वो इतने सालों बाद भी जिंदा कैसे रह सकते हैं? राघव विवेक के सवाल का जवाब देते हुए कहता, ये बात मुझे कैलाश पर्वत के अघोरियों से मिलकर ही पता चली थी। कुछ साधक अपनी साधना से अपने शरीर की आयु वृद्धि को बहुत कम कर देते हैं और वो बड़ी लंबी आयु तक जिंदा रहते हैं। वो अघोरी भी एक बहुत बड़े साधक थे, तभी तो उन्होंने उस साये को कैद कर लिया था। सुहानी बड़े गौर से राघव की बातें सुन रही थी। वो उत्सुकता से कहती है, फिर क्या हुआ? राघव आगे कहता है, जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मैं उनसे मिलकर उन्हें शिमला लेकर आना चाहता था ताकि वो उस साये को फिर से कैद कर ले। मुझे उन तक पहुंचने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी और फिर एक दिन मैं उनसे मिल पाया। लेकिन ये कहकर राघव कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। लेकिन क्या? निशा कहती है। राघव उस दिन को याद करते हुए कहता है, बहुत ज्यादा भटकने के बाद आखिर मैं उस गुफा तक पहुंच ही गया था जहां वो अघोरी अपनी साधना में तल्लीन थे। पूरा कैलाश पर्वत बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ था। वो गुफा भी बर्फ से ढकी थी और बिल्कुल सफेद दिख रही थी। गुफा के बाहर उस अघोरी के 2 शिष्य पहरा दे रहे थे। जब मैंने अंदर जाने की कोशिश की, उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन मैं सोचकर आया था कि मैं उनसे बिना मिले वापस नहीं जाऊंगा। मैं 4 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए उस बर्फीली गुफा के बाहर ही खड़ा रहा। 5वें दिन उनका शिष्य बाहर आया और मुझे गुफा के अंदर चलने के लिए बोलने लगा। सभी राघव की तरफ बड़े गौर से देखते हुए उसकी बातें सुन रहे थे। राघव उस बारे में बताते हुए उस वक्त में चला जाता है जब राघव गुफा के अंदर जा रहा था। तब वहां बहुत अंधेरा था। वहां बस एक मसाल जल रही थी जिससे वहां थोड़ी रोशनी थी। थोड़ा आगे चलने पर राघव गुफा के अंदर आ जाता है।
अंदर आकर वो देखता है कि सामने एक बूढ़े आदमी एक बड़े से पत्थर पर आंख बंद किए पद्मासन में बैठे थे। उन्हें देखकर ही समझ में आ रहा था कि वो अपने ध्यान में मग्न हैं। उनके चेहरे पर इतना ज्यादा तेज था कि राघव ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी के चेहरे पर इतना तेज नहीं देखा था। उस अघोरी के एक शिष्य के इशारे पर राघव उनके सामने जमीन पर बैठ जाता है। वहां बैठते ही राघव के मन में वो सारी बातें चल रही थी जो वो अघोरी को बताना चाहता था। वो हर एक बात याद कर रहा था जिससे उससे कुछ भी छूट न जाए। कुछ देर के बाद वो अघोरी अपनी आंखें खोलते हैं और उनकी नजर सामने बैठे राघव पर पड़ती है। उनकी आंखें खोलते ही राघव उनसे कुछ कहने ही वाला था, तभी अघोरी कहते हैं, वो आत्मा बहुत शक्तिशाली है, वो उस बच्ची को नहीं छोड़ेगी। अघोरी की बात सुनकर हैरानी से राघव की आंखें बड़ी हो जाती है। वो सोच में पड़ जाता कि इनको कैसे पता चला कि मैं शिवी के लिए यहाँ पर आया हूँ। अगले ही पल राघव अघोरी से प्रार्थना करते हुए कहता, बाबा आप तो उस साय को रोक सकते हैं ना, प्लीज मेरे साथ शिमला चलिए और पहले की तरह उसे रोक लीजिए। राघव की बात खत्म होने पर अघोरी उसे शांत भाव से कहते हैं, मैं अब वहाँ नहीं जा सकता। ये सुनकर राघव उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगता है। अघोरी आगे कहते हैं, आज से ठीक 15 दिन बाद मैं महासमाधि लेकर ये शरीर छोड़ दूंगा। इस कारण मैं आने वाले दिनों में अपना ये आसन छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। राघव अब उदास हो जाता है और शिवी के बारे में सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती है। उसकी ये हालत देखकर अघोरी उससे कहते हैं, लेकिन अगर तुम 7 दिनों के भीतर उस बच्ची को यहाँ ले आओ तो मैं उसे उस साय के वश से मुक्त कर दूंगा। ये कहकर अघोरी फिर से अपनी आंखें बंद करके अपनी साधना में तल्लीन हो जाते हैं। अघोरी की बात सुनकर राघव के मन में उम्मीद फिर से जाग जाती है। राघव उन्हें प्रणाम करते हुए तुरंत गुफा से बाहर चला जाता है। 7 दिनों के अंदर शिवी को वहां लाना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन राघव 7वें दिन ही शिवी और मिस्टर सक्सेना के साथ कैलाश पर्वत की उस गुफा पर पहुंच जाता है। 7 दिनों के बाद राघव, मिस्टर सक्सेना और शिविका उसी गुफा के अंदर अघोरी के सामने बैठे थे। अघोरी अपनी आंखें खोलते हैं और उनकी नजर शिविका पर पड़ती है। अघोरी शिविका की तरफ देखते हुए कहते हैं, यहाँ आओ बिटिया। शिविका वहां का माहौल देखकर काफी डरी हुई थी। वो अघोरी के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मिस्टर सक्सेना के समझाने के बाद वो उनके पास चली जाती है। वो अघोरी शिविका के सर पर अपना हाथ रखते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो काफी देर तक इसी तरह से शिविका के सर पर अपना हाथ रखे हुए थे। कुछ देर के बाद वो अपनी आंखें खोल लेते हैं और शिविका को वापस मिस्टर सक्सेना के पास जाने के लिए कहते हैं। शिविका तुरंत ही अपनी डैडी के पास जाकर उनकी गोद में बैठ जाती है। अघोरी राघव को देखते हुए कहते हैं, अब वो आत्मा इस बच्ची को अपने वश में नहीं कर पाएगी, लेकिन ध्यान रहे धीरे धीरे वो आत्मा और भी शक्तिशाली होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो फिर से इस पर हावी होने की कोशिश करेगी। अघोरी की बात सुनकर शिविका के डैड मिस्टर सक्सेना घबराते हुए कहते हैं, बाबा तब हम क्या करेंगे? अघोरी जवाब देते हैं, वो समय आने से पहले तुम्हें उस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करना होगा। मिस्टर सक्सेना उसी अंदाज में कहते हैं, लेकिन हम उसे नहीं रोक सकते। अघोरी कहते हैं, हाँ तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन ये बच्ची उसे रोक सकती है। लेकिन कैसे? राघव और मिस्टर सक्सेना एक साथ बोल उठते हैं। अघोरी जवाब देते हैं, उस आत्मा को किसी ने जागृत किया है, उसे कैसे मुक्त करना है ये बात अब ये बच्ची जानती है। समय आने पर इसे सब कुछ याद आता जाएगा, बस इसकी हिफाजत करना और इस पर भरोसा करना। ये कहकर अघोरी अपनी आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो जाते हैं। ये बताते हुए राघव अब प्रेजेंट में आ जाता है। राघव की बात को सुनकर सभी हैरानी से राघव को ही देख रहे थे। युवराज भी ये बात समझ रहा था कि आखिर क्यों सुहानी ही उस सय से युवराज को आजाद कर सकती है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कुछ तो है जो उससे छूट रहा है। निशा, विवेक और सुहानी ये सब सुनकर शॉक थे। कुछ देर के बाद जब वो तीनों नॉर्मल होते हैं तो निशा राघव से कहती है, इसका मतलब सुहानी उस सय को खत्म कर सकती है। निशा के ऐसा कहते ही विवेक भी बोल पड़ता है, क्या वो साया भी ये बात जानता है? उन दोनों की बातें सुनकर राघव कहता, हाँ सुहानी ही उस साया को मुक्त कर सकती है और मुझे लगता है कि वो साया ये बात नहीं जानता। अगर वो जानता तो शिवी अब तक जिंदा नहीं होती। विवेक कहता है, तो फिर वो साया सुहानी पर ही बार बार अटैक क्यों करता है? राघव कुछ सोचकर कहता, क्योंकि वो साया पहले भी शिवी के शरीर पर अपना कब्जा जमा चुका है। शायद उसे शिवी की तरफ कोई खिंचाव महसूस होता हो। सुहानी ये सारी बातें बिना कुछ बोले शांति से सुन रही थी और युवराज उसे ही देख रहा था।
वो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि सुहानी को ये सब सुनकर कैसा लग रहा है और कहीं उससे उसकी मेंटल है कंडीशन पर कोई बुरा असर तो नहीं हो रहा है। कुछ देर शांत रहने के बाद सुहानी राघव से कहती, अंकल आपने अब तक नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ था। सुहानी के ऐसा कहते ही सभी फिर से सवालिया नजरों से राघव की तरफ देखने लगते हैं। राघव आगे कहता, जब से हम कैलाश पर्वत से वापस आए थे तब से शिवी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अब वो पहले जैसी अजीब हरकतें नहीं करती थी। महेश भाई साहब हर वक्त शिवी को अपने साथ ही रखते थे जिससे वो हमेशा उसकी हिफाजत कर सके। हमें अच्छे से पता था कि शिवी ही इस शहर को उस साये से आजाद कर सकती है और ये बात सिर्फ 3 लोग ही जानते थे, मैं, महेश भाई साहब और विवेक के पापा विजय चतुर्वेदी। एक शाम हम सब मीटिंग के लिए शहर के दूसरे छोर पर गए थे। उस वक्त हमारे साथ विजय और शिवी भी थे। जब हम वापस आ रहे थे तभी एक जगह शिवी ने बौखलाहट के साथ महेश भाई साहब से कहा, पापा यहाँ गाड़ी रोक दीजिए। भाई साहब ने शिवी की बात को सीरियसली नहीं लिया और उसे समझाते हुए कहा, बेटा बस हम थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। शिवी ने फिर से परेशान होकर कहा, पापा कार रोक दीजिए, यहाँ कुछ है। शिवी के ये कहते ही भाई साहब को अघोरी की बात याद आ गई थी। शिवी की बात का भरोसा करता उन्होंने मुझे कार रोकने के लिए कहा। जैसे ही कार रुकी शिवी बिना कुछ बोले कार से बाहर जाने लगी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि शिवी क्या कर रही है, लेकिन हम भी उसके साथ ही चलने लगे। तभी शिवी एक जगह पर रुक गई और जमीन की तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, यहाँ पर कुछ है। हमें कुछ समझ नहीं आया कि शिवी क्या कहना चाह रही है। हमने आसपास से कुछ सामान अरेंज करके उस जगह को खोदना शुरू किया। जब हमने काफी गहराई तक खुदाई की तब हमें वहाँ एक कलश मिला। वो कलश काले रंग का था और उसके मुंह पर एक काले कपड़े से उसका मुंह ढका हुआ था। जब हमने उसके ऊपर से वो काला कपड़ा हटाया तो हमने देखा कि उसमें किसी इंसान की अस्थियां रखी हुई थी। राघव की बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग दंग रह जाते हैं, लेकिन किसी ने भी उसे बीच में नहीं टोका। राघव आगे कहता, हमें समझ नहीं आया कि शिवी को उन अस्थियों के बारे में कैसे पता चला और इन अस्थियों का क्या करना है। हमने इस बारे में शिवी से पूछा, लेकिन उसे और कुछ भी नहीं पता था। हमें लगा कि शायद हमें उस कलश को सुरक्षित रखना चाहिए और हम उसे लेकर घर आ गए, और यही शायद हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात हम काफी देर तक स्टडी रूम में बैठकर इस बारे में बात कर रहे थे। शिवी भी स्टडी रूम में ही सो रही थी। रात के 12 बज रहे थे। अचानक से घर की लाइट चली गई। हमें समझ नहीं आया कि घर में इन्वर्टर होने के बाद भी लाइट्स कैसे बंद हो गई। मैंने रोशनी के लिए अपने पॉकेट में रखा माचिस जलाया। जैसे ही माचिस जला उस रोशनी में मुझे अपने चेहरे के ठीक सामने वो काला साया दिखा और अगले ही पल किसी ने फूंक मारकर वो आग बुझा दी। ये देखकर मैं जोर से चीख पड़ा। मैंने चिल्लाते हुए महेश भाई साहब से कहा, वो साया यही है, हमें तुरंत शिवी को लेकर यहाँ से जाना होगा। ये सुनते ही भाई साहब शिवी की तरफ दौड़े और अंधेरे में ही उसे गोद में उठाकर घर से बाहर की तरफ भागने लगे। घर से बाहर जाते ही उन्होंने शिवी को अपनी कार में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। जैसे ही वो जाने वाले थे मैं भागते हुए उनके पास आया और उसी कार की पीछे की सीट पर बैठ गया। फिर भाई साहब ने कार स्टार्ट कर दी। हम शहर से बाहर की तरफ जाने लगे। तभी हमें पता चला कि वो साया हमारे साथ साथ चल रहा है। हमारी कार बड़ी तेजी से चल रही थी, लेकिन कभी उस कार के ऊपर से उसे मारने की आवाज आती थी तो कभी साइड से। शिवी ये सब देखकर बहुत डर गई थी। कुछ ही देर में कार कंट्रोल से बाहर हो गई। उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। शायद भाई साहब को ये एहसास हो गया था कि कार अब खाई में गिरने वाली है। उन्होंने शिवी को कार से लेकर चलती हुई कार से कूदने का सोचा, लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि उनका हाथ स्टीयरिंग से चिपक गया है। उन्होंने अपना हाथ स्टीयरिंग से अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने मुझसे कहा, राघव तुम्हें शिवी को लेकर कार से बाहर कूदना होगा। मेरी बात तुम शिवी की हिफाजत करना, वो ही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं उन्हें मना करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि कार कभी भी खाई में जा सकती है। उन्होंने आगे कहा, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। उस समय मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। मैंने शिवी को पकड़ा और जल्दी कार से बाहर कूद गया। जैसे ही मैं कार से बाहर कूदा वो कार खाई में गिर गई और भाई साहब, ये कहते हुए राघव का गला भर आता है और वो आगे कुछ भी नहीं कह पाता। सुहानी भी ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। उसे पता चल जाता है कि जो सपना वो आज तक देख रही थी वो उसकी जिंदगी की सबसे भयानक हकीकत है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज ही उसके पापा उससे हमेशा के लिए दूर हो गए हों।
सुहानी की ये हालत देखकर निशा उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करने लगती है। सुहानी को इस तरह से रोते देखकर युवराज को बहुत बुरा लग रहा था। वो सुहानी को इस हाल में नहीं देख पा रहा था। एकाएक उसका मन कर रहा था कि खुद जाकर उसे अपनी बाहों में भर ले, लेकिन उसे पता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। खुद को कंट्रोल करते युवराज जोर से अपनी मुट्ठी बांध लेता है। कुछ देर यही सब चलने के बाद जब माहौल शांत होता है तो विवेक राघव से कहता, तो क्या उस रात सुहानी को बचाने के बाद आप उसे कश्मीर ले गए और आपने ही सुहानी को कुछ सालों के लिए आलोक शर्मा को सौंप दिया? विवेक के इस सवाल पर अब सब फिर से राघव की ओर देखने लगते हैं। राघव नाम में अपना सर हिलाते हुए हैरानी से कहता, नहीं, मैं सीबी को कश्मीर लेकर नहीं गया था। उस रात के बाद मैंने उसे सीधा 11 साल बाद शिमला में देखा। राघव के इस जवाब से सभी हैरान थे सिवाय युवराज के। उसे कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा था कि शायद राघव सुहानी को कश्मीर लेकर नहीं गया था, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो हर महीने सुहानी के परवरिश के लिए 3 लाख रुपए दे सके। राघव का जवाब सुनकर सुहानी कहती है, अगर आप मुझे कश्मीर लेकर नहीं गए थे तो मैं कश्मीर कैसे पहुंची? राघव भी कंफ्यूज होकर कहता, मैं नहीं जानता। राघव के जवाब देते ही निशा बोल पड़ती, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप नहीं जानते? निशा की बात खत्म होते विवेक भी हैरानी से कहता, हाँ अंकल, आप ही वो आखिरी इंसान थे जो सुहानी के साथ थे। फिर आपको कैसे नहीं पता कि सुहानी कश्मीर कैसे पहुंची? राघव इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। ये देखकर युवराज राघव से कहता है, तुम्हारे कार से बाहर कूदने के बाद क्या हुआ था? राघव उस पल को याद करते हुए कहता है, भाई साहब के कहने पर मैं उस कार से बाहर कूद गया था, लेकिन वो कार 150 से भी ज्यादा स्पीड पर चल रही थी। सीवी को लेकर जब मैं उससे बाहर कूदा तब हम दोनों का सर एक पत्थर से जाकर टकरा गया। इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चोटें आई थी। इतनी चोट आने के बावजूद मैंने सीवी को नहीं छोड़ा। सीवी तब तक बेहोश हो चुकी थी। मुझे सर के साथ साथ और भी कई जगह गहरी चोटें लगी थी, जिस वजह से मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। मुझे बस ये पता था कि सीवी मेरे पास थी। कुछ देर बाद वहां एक कार आकर रुकी। उस कार से कोई बाहर निकला। अपने सर की चोट की वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उस कार से कोई आदमी बाहर आया था या कोई औरत। वो बड़ी तेजी से मेरे पास आया और सीवी को मुझसे छीनने की कोशिश करने लगा। मैंने अपनी तरफ से सीवी को अपने पास ही रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस वक्त मैं घायल था। उसने सीवी को मुझसे छीन लिया और उसे उठाकर अपनी कार में लेकर चला गया। मैं बस अपनी धुंधली आंखों से उसे सीवी को वहां से लेकर जाते हुए देखता रह गया। कुछ ही देर बाद मेरी आंखें बंद हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर था और इस वक्त को 3 साल हो चुके थे। मैं 3 सालों तक कोमा में था। मुझे ये भी नहीं पता था कि इस बीच मेरा इलाज किसने करवाया, पर ठीक होते ही मैं सीवी को ढूंढने निकल पड़ा। मैंने उसे पूरे हिमाचल में ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। राघव की बात सुनकर युवराज कुछ कहने ही वाला होता है, तभी उसका फोन बजने लगता है। फोन को देखते युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो फोन लेकर बाकी लोगों से कुछ दूर चला जाता है और फोन पर बात करने लगता है। बात खत्म होने पर युवराज जब अपना फोन कट करता है तो उसका वो चेहरा जो कुछ देर पहले सवालों से परेशान था अब बिल्कुल शांत हो चुका था। वो फिर से उन सभी के पास आता और राघव से कहता, अगर तुम उस रात के बाद सुहानी से मिले ही नहीं थे, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि सुहानी ही शिविका है? सुहानी भी राघव से यही सवाल करना चाहती थी। वो भी युवराज की बात से सहमत होकर कहती, हाँ अंकल, आपको कैसे पता चला कि मैं ही शिविका हूँ? राघव उनके सवालों का जवाब देते हुए कहता, जिस रात तुम पहली बार शिमला आई थी उसी रात मैंने तुम्हें बस स्टैंड पर देखा था। तुम्हारा चेहरा मुझे बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था, खासकर तुम्हारी आंखें जो बिल्कुल भाई साहब जैसी है। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि तुम ही शिविका हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम पर नजर रखना शुरू किया। उस रात जब तुम पैदल हॉस्टल की तरफ जा रही थी, जब उस साये ने तुम पर हमला किया और युवराज ने तुम्हें बचाया, मैं तब भी वहीं पर था। राघव के ये कहते ही सुहानी तिरछी नजरों से युवराज को देखती है और युवराज सुहानी से अपनी नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगता है। ये देखकर सुहानी हल्के से मुस्कुरा देती है। उसने कई बार युवराज से कहा था कि युवराज ने ही उस रात उसकी जान बचाई थी, लेकिन युवराज ये बात कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता था। आज उसकी ये चोकरी पकड़ी गई थी। राघव आगे कहता है, मैंने कई दिनों तक शिवी पर नजर रखा तो मुझे पता चला कि सुहानी ही शिविका है और वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। मुझे पता था कि अगर मैं उसके सामने जाऊंगा तो वो मुझे नहीं पहचान पाएगी, इसलिए मैं शिवी के सामने नहीं आया, बस उसके आसपास रहकर उसकी हिफाजत की। लेकिन मैंने देखा कि कोई और भी था जो शिवी की हिफाजत कर रहा था।
हर बार वो मुझसे पहले आकर शिवी को बचा लेता था। ये कहते हुए राघव युवराज की तरफ देखता है और युवराज राघव से अपनी नजरें फेर लेता है। अब सभी को अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। सभी वहां शांत बैठे हुए सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी निशा परेशान होकर उठ जाती है। वो कुछ याद करते हुए कहती, ओके फाइन, मैं शुरू से शुरू करती हूँ। 200 साल पहले किसी ने किसी औरत की आत्मा को जागृत किया था और ये आत्मा ये साया बनकर घूम रहा है। एक अघोरी ने उस साये को विशिंग वेल में कैद कर दिया। फिर कई साल बाद फिर से किसी ने उस साये को आज़ाद कर दिया। उस साये ने पहले सुहानी की मॉम को मारा और फिर उसके डैड को। रघु अंकल सुहानी को बचाने के लिए कार से कूद गए, लेकिन फिर कोई सुहानी को कश्मीर लेकर चला गया। उसने सुहानी को आलोक शर्मा को सौंप दिया और अब सुहानी वापस शिमला आ गई है, जो उस साये को खत्म कर सकती है, राइट? ये कहकर निशा सभी की तरफ एक एक करके देखने लगती है। सभी अपना सर हाँ में हिला देते हैं। आगे विवेक कहता है, तो फिर वो आदमी कौन था जो सुहानी को कश्मीर लेकर गया था? विवेक की बात का जवाब देते हुए युवराज कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। युवराज का जवाब सुनकर सब चौंक जाते हैं। सुहानी हैरानी से युवराज को देखते हुए कहती, युवराज सर, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि वो कौन है जो मुझे शिमला से दूर कश्मीर लेकर चला गया और उसने इतने सालों तक मुझे पालने के लिए पापा को इतने सारे पैसे दिए? युवराज कहता, ये साफ है कि जो भी तुम्हें वहां लेकर गया था वो तुम्हें उस साये से बचा रहा था, मतलब वो तुम्हारे लिए खतरा नहीं है। शायद टाइम आने पर वो खुद ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। हमें अभी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उस साये को रोका कैसे जाए, और कुछ नहीं। युवराज की बात सुनकर सभी उससे सहमत होते हैं। युवराज राघव से कहता है, अब हमें यहाँ से जाना होगा। युवराज के ऐसा कहते विवेक उसे टोकते हुए कहता, नहीं अभी नहीं। निशा कहती, लेकिन क्यों? अब तो हम काफी कुछ जान चुके हैं। विवेक राघव को देखकर कहता है, आपने अब तक ये नहीं बताया कि उसने मेरे मम्मी पापा को क्यों मारा। विवेक के ये कहने पर राघव के चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा हो जाता है जैसे वो कोई बहुत जरूरी बात बताना भूल गया। राघव कहता है, जिस शाम हमें वो अस्थियां मिली थी उस शाम हम विजय की कार में थे। वो अस्थियां तुम्हारे पापा के कार में रह गई थी। उस साये ने वो अस्थियां पाने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा को मारा था। क्या वो अस्थियां उस साये की थी? निशा कहती है। राघव जवाब देते हुए कहता, ये बात तो केवल शिवी ही बता सकती है, लेकिन अभी उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। राघव की बात सुनकर सभी शांत हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो सभी युवराज की कार से उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। युवराज ड्राइविंग सीट पर बैठे कार चला रहा था और बाकी के लोग कार में बैठे थे। कार के अंदर बिल्कुल खामोशी थी। सभी इस वक्त राघव के बताए बातों के बारे में सोच रहे थे। सभी के मन में उस साये को लेकर अलग अलग सवाल और अलग अलग उलझने थी, जिनमें से कुछ का जवाब उन्हें मिल गया था, लेकिन कुछ का मिलना बाकी था। अब वो चारों किसी न किसी तरह से उस साये से जुड़ चुके थे। उस साये को खत्म करने के लिए उनके पास अपने मकसद थे। किसी का मकसद खुद को आजाद करना था, तो किसी का अपनों की मौत का बदला लेना। अब इनमें से कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो सब उससे लड़ने के लिए तैयार थे। युवराज के घर पहुंचने के बाद भी वो सभी कहीं खोए हुए थे। वो एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने डिनर भी बिना मन के किया और अपने अपने कमरे में चले गए। उन्हें देखकर अक्षय और शुभ्रा समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। डिनर करने के कुछ देर के बाद युवराज अपने घर की छत पर आता है। आज चांदनी रात थी और चांद की रोशनी पूरे शहर में फैली हुई थी। उसी रोशनी से आज युवराज के घर का छत भी रोशन था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। छत पर आते ही युवराज का परेशान मन थोड़ा शांत हो जाता है। कुछ आगे बढ़ने पर युवराज देखता है कि छत के दूसरे हिस्से पर कोई खड़ा है। वो और कोई नहीं, सुहानी थी, जो छत से शिमला के घने जंगल को देख रही थी। सुहानी को देखकर युवराज उसकी तरफ बढ़ने लगता। इस वक्त युवराज सुहानी के पीछे था और सुहानी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए वो युवराज के आने की आहट नहीं सुन पाती। युवराज सुहानी के पास आकर रुक जाता है। सुहानी एक नजर युवराज को देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। वो फिर से उसी जंगल की तरफ देखने लगती है। युवराज भी जंगल की ओर देखते हुए कहता है, क्या ये जंगल तुम्हें डरावना नहीं लग रहा? सुहानी उसी तरफ देखते हुए कहती है, लग रहा है। युवराज कहता है, बचपन में मॉम कहती थी कि अगर रात में सोने से पहले कोई डरावनी चीज देखो तो वही चीज हमारे सपनों में भी आती है। सुहानी फेक स्माइल के साथ कहती है, मेरे सपने इससे भी ज्यादा डरावने होते हैं। सुहानी के ऐसा कहने पर युवराज जंगल से अपनी नजरें हटाकर सुहानी की ओर देखने लगता है। सुहानी अब भी उसी जंगल की तरफ ही देख रही थी। युवराज की नजर सुहानी पर रुक जाती है। उस चांदनी रात की रोशनी में सुहानी का चेहरा और भी मासूम और प्यारा लग रहा था, लेकिन उस मासूम चेहरे पर परेशानी भरे सिकन युवराज साफ देख पा रहा था। वो सुहानी की हर परेशानी दूर कर देना चाहता था, लेकिन
इस वक्त ये उसके बस में नहीं था। युवराज सुहानी को देखते हुए कहता है, क्या तुम कुछ सोच रही हो? सुहानी अपनी नजरें युवराज पर लाकर कहती है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आज से 6 महीने पहले मेरी लाइफ बिल्कुल सिंपल और सॉर्टेड थी। फिर मैं शिमला आई और आपसे मिली। फिर मुझे पता चला कि मैं इतने सालों से जिस परिवार को अपना समझ रही थी वो मेरा। सुहानी इतना ही कह पाई थी तभी युवराज सुहानी के करीब आकर उसके होठों पर अपनी एक उंगली रख देता है। युवराज को इस तरह अपने करीब आते देख सुहानी भी उतनी ही तेजी से अपने कदम पीछे करने की कोशिश करती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। अगले ही पल युवराज अपने दूसरे हाथ से सुहानी की कमर पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। इस वक्त युवराज और सुहानी एक दूसरे के बेहद करीब थे। युवराज का एक हाथ सुहानी की कमर पर था और दूसरे हाथ की एक उंगली उसके होठों पर। सुहानी और युवराज एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एक दूसरे के इतने करीब होने की वजह से उनके दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। युवराज धीरे धीरे सुहानी के और करीब आने लगता। जैसे जैसे युवराज आगे बढ़ रहा था सुहानी की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। वो चाहकर भी युवराज को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। अब युवराज उसके चेहरे के इतना नजदीक आ जाता है कि उनके चेहरे के बीच बस 1 इंच का फासला था। युवराज और आगे बढ़ता है और अपना चेहरा सुहानी के पास ले जाता है। युवराज सुहानी के कान में धीरे से कहता है, तुम्हें अपनी फैमिली या अपने परिवार की सच्चाई के बारे में सोच समझकर कुछ कहना चाहिए। अगर कोई और तुम्हारी सच्चाई जान जाता है तो उससे तुम्हारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। युवराज की बातें सुनकर सुहानी की जान में जान आती है। उसे नहीं पता था कि युवराज उससे ये कहने के लिए उसके इतने पास आ रहा था। वो तो कुछ और ही समझ रही थी। सुहानी अब भी युवराज की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। युवराज धीरे धीरे पीछे हटते हुए पहले सुहानी के होठों से अपनी उंगली हटाता है और फिर उसकी कमर से अपना हाथ। ये सिचुएशन उन दोनों के लिए इतनी ऑकवर्ड हो गई थी कि वहाँ एक साथ खड़े रहना मुश्किल हो गया था। ये देखकर युवराज वहाँ से जाने लगता है। उसे जाते देखकर सुहानी युवराज से कहती, युवराज सर। ये सुनकर युवराज के कदम रुक जाते हैं। वो बिना पीछे मुड़े ही कहता है, सुहानी कहती है, आप हमें अपने घर क्यों लाना चाहते थे? युवराज सुहानी की तरफ मुड़ते हुए कहता है, क्या मतलब? सुहानी अपने कदम युवराज की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, कॉलेज मैनेजमेंट ने हर लड़की को हॉस्टल दिलाया सिवाय हमारे। पूरे शिमला में कोई भी हमें रूम नहीं देना चाहता था। ये सब कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? सुहानी गहरी सांस भरते हुए आगे कहती है, आप हमें अपने साथ अपने घर लेकर क्यों आना चाहते थे? युवराज पहले से ही जानता था कि सुहानी ये बात जरूर समझ जाएगी, लेकिन उसके पास सुहानी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। आखिर युवराज सुहानी को अपने घर में क्यों रखना चाहता था? आगे की इस कहानी को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो डालते ही आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।